जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका विक्ट्री ऑफ IS-20 में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही रोचक और स्पेशल टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर की कुछ ही महीनों पहले अभी जो उनकी जयंती मनाई गई थी, उसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर ऐसे व्यक्ति हैं जो एक कवि भी थे और एक ऐसे कवि थे जिनको राष्ट्रवादी कवि भी हम लोग कह सकते हैं। क्योंकि उस टाइम पर जब भारत आजाद नहीं था, यानी कि अंग्रेजों का गुलाम था भारत, उस टाइम पर इन्होंने देशभक्ति को जगाने के लिए अपने साहित्यों के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने नाटकों के माध्यम से, अपनी कहानियों के माध्यम से भारत के सभी लोगों में उत्साह का प्रवाह किया। यानी कि सभी लोगों को आजादी प्राप्त करने के लिए जो आंदोलन चलाया जा रहा था, उसमें शामिल होने की ऊर्जा भर दी। तो एक ऐसे कवि, ऐसे कहानीकार, ऐसे नाटककार के बारे में यदि आप लोगों को पता नहीं है तो इसको समझ लीजिए। और इसको हम इस तरह से भी बताएंगे कि जिस तरह से यूपीएससी और अन्य पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजों को इसमें समाहित किया गया है। और इसको लिख पहले से इसलिए लिया है ताकि उसमें वीडियो बनाने में कोई ज्यादा देर ना लग जाए, या फिर वीडियो कोई मतलब ज्यादा लंबा ना हो जाए। ठीक है, तो इसको चलो शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, एक्चुअली पहले इसको समझ लीजिए। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो भी कविताएं लिखी हैं, जो भी कहानियां लिखी हैं, जो भी नाटक लिखे हैं, उन सभी कविताओं, कहानियों, नाटकों का उद्देश्य यही रहा है कि भारत में जो गुलामी की बेड़ियां हैं, ठीक है, या फिर भारतीय जो गुलामी की बेड़ियों से जकड़े हुए हैं, वो कहीं ना कहीं उस बंधन को तोड़ दें और अंग्रेजों के खिलाफ क्या करें, एक आंदोलन करें और सभी लोग मिलकर के आंदोलन। यानी कि कुल मिलाकर हम लोग बोले तो रविंद्रनाथ टैगोर का जो भी साहित्य है, उस सब साहित्य ने कहीं ना कहीं भारतीय लोगों में राष्ट्रवाद को बढ़ाने में बहुत ही ज्यादा मदद किया। तो चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर, ये तो बिल्कुल कॉमन चीज है कि इनका 7 मई 1861 में जन्म हुआ था। कलकत्ता यानी कि बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था। तो रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कहां पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था कलकत्ता में। ठीक है, अब देखिए, इनके पिता जो थे उनका नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर। इनके पिता का नाम क्या था? देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं तो देवेंद्रनाथ टैगोर वही व्यक्ति थे जो कि ब्रह्म समाज में शामिल थे। ठीक है, देखिए, ब्रह्म समाज की 1828 में स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, लेकिन जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई तब ब्रह्म समाज की बागडोर देवेंद्रनाथ टैगोर ने ही संभाली थी, जो कि 1842 में ब्रह्म समाज में शामिल हुए थे। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। ये राजा राम के बाद ये काम किए इन्होंने ब्रह्म समाज में, और ब्रह्म समाज को बहुत ही एक अच्छा लेवल इन्होंने प्रदान किया था। और ब्रह्म समाज का मकसद क्या है, इसको हम किसी अन्य वीडियो में आपको बताएंगे। ब्रह्म समाज का मकसद यही था कि जो भी हमारे समाज में कुरीतियां हैं, उन सभी को खत्म करना है और एक बेहतर समाज का निर्माण करना है। ठीक है, तो ये देवेंद्रनाथ इनके पिता थे। तो अब देखिए, इनके पिता ही एक क्रांतिकारी टाइप के व्यक्ति थे, तो अब रविंद्रनाथ टैगोर क्यों नहीं इस तरह के होंगे? ये भी कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी विचार ही रखते रहे होंगे। ठीक है, इनके बड़े भाई थे द्विजेंद्रनाथ। बड़े भाई का क्या नाम था? द्विजेंद्रनाथ। तो ये जो द्विजेंद्रनाथ थे, ये एक दार्शनिक थे, बहुत ही बड़े फिलोसफर थे और कवि भी थे। तो अब देखिए, आप लोग धीरे धीरे समझ रहे होंगे कि जो रविंद्रनाथ टैगोर की फैमिली थी, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से शिक्षित फैमिली थी। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था इनकी फैमिली में जो शिक्षित ना हो। ठीक है, और इनके एक और भाई थे रविंद्रनाथ टैगोर के, जिनका नाम था सत्येंद्रनाथ। ये भी दोस्तों काफी ज्यादा पढ़े लिखे थे। ये पहले भारतीय थे जो कि ऑल यूरोपियन इंडियन जो एक वो था सिविल सर्विसेज। ठीक है, तो ऑल यूरोपियन इंडियन सिविल सर्विसेज में पहले भारतीय थे जो नियुक्त हुए थे। तो ये देखिए, इनकी स्टडी कितनी, सिविल सर्वेंट थे एक सत्येंद्रनाथ। और कहां के सिविल सर्वेंट थे? यूरोप में ये काम कर रहे थे, ऑल इंडियन यूरोपियन इंडियन सिविल सर्वेंट। ठीक है, तो ये पहले भारतीय थे। तो इसको भी याद रख लेना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पहले भारतीय ऑल यूरोपियन इंडियन सिविल सर्वेंट कौन थे? तो सत्येंद्रनाथ, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे। ठीक, और द्विजेंद्रनाथ, ये भी इनके बड़े भाई के दार्शनिक और कवि थे। तो देखिए, इनकी पूरी फैमिली कहीं ना कहीं जागरूक फैमिली थी, शिक्षित पढ़ी लिखी फैमिली रही है। ठीक, अब देखिए, जो रविंद्रनाथ टैगोर है, इनके कभी कभी उपनाम पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो इनको भी समझ लीजिए। देखिए, भानु सिंह ठाकुर इनका एक उपनाम था। रविंद्रनाथ टैगोर का उपनाम था भानु सिंह ठाकुर। ठीक है, इसके अलावा इनको गुरुदेव भी बोलते थे और कवि गुरु भी इनको बोला जाता था। तो ठीक है, इसके ये जो उपनाम है, इनको भी आप लोग याद रखिए। अब इसके बाद देखते हैं। देखिए,
पहली कविता इनकी कौन सी थी? जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, इनकी पहली कविता इन्होंने 16 वर्ष की आयु में लिखी थी, जिसका उपनाम था भानु सिम्हा। यानी कि भानु सिम्हा उपनाम से इन्होंने 16 वर्ष की आयु में पहली कविता लिखी थी। तो ये इसको याद रखना दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद देखिए 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और नोबेल पुरस्कार 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को क्यों दिया गया था? क्योंकि ये जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, इन्होंने एक कविता लिखी थी, कविताओं का एक संग्रह था गीतांजलि, यानी कि भगवान को एक गीतों की अंजलि थी, अंजलि भर पुष्प, ठीक है। तो एक गिफ्ट था ये गॉड के लिए, तो गीतांजलि। और गीतांजलि में जो कविताएं थी बहुत ही ज्यादा अच्छी कविताएं थी, बहुत ही ज्यादा लोगों को प्रभावित कर रही थी और बहुत ही ज्यादा निर्मम हृदय की कविताएं थी, ठीक है। तो इसलिए गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अभी और इसको कौन कौन सी उपाधियां दी गई थी, इसको भी थोड़ा समझिए, बहुत ही ज्यादा रोचक है ये, ठीक है। और इसमें देखिए वही चीजों को समाहित किया गया है जो इंस्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। और रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में कुछ उस तरह की चीजें नहीं पूछी जाती हैं। एक जो परीक्षा का पैटर्न चेंज हो रहा है, तो उसमें नई नई चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, ठीक है। तो गीतांजलि किनकी रचना है? रविंद्रनाथ टैगोर की, ये सबको पता होगा। लेकिन 1913 में गीतांजलि के लिए ही इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, इसको याद रखना, ठीक। देखिए जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, इन्होंने राष्ट्रगान भी लिखा है भारत का, और भारत के अलावा इन्होंने बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा है। पहले तो भारत का देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय गान जनगण मन है, उसको इन्होंने लिखा रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। और इसके अलावा बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सुनार बांग्ला, क्या है? अमार सुनार बांग्ला, बांग्लादेश का राष्ट्रगान, उसको भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा। तो देखिए रविंद्रनाथ टैगोर ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने दो दो देशों के राष्ट्रगानों को लिखा है, यानी कि बांग्लादेश और भारत दोनों के राष्ट्रगानों को इसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है। देखिए महात्मा गांधी जो थे, ये रविंद्रनाथ टैगोर के खास मित्र हुआ करते थे उस टाइम पर, ठीक है। तो रविंद्रनाथ टैगोर, क्योंकि 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था और 1861 में, तो ये आसपास मतलब ये काफी ज्यादा वर्षों में सेम रहे हैं। तो ये दोनों मतलब मित्र थे, ठीक है। लेकिन इनके विचारों में काफी ज्यादा मतभेद पाया जाता था। एक्चुअली जो महात्मा गांधी थे वो राष्ट्रवाद को ज्यादा महत्व देते थे। इसको समझ लीजिए, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों में क्या मतभेद आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। तो देखिए इनके विचारों में कौन कौन से मतभेद हैं। देखिए एक तो ये है कि जो महात्मा गांधी थे वो राष्ट्रवाद को ज्यादा महत्व देते थे, ठीक है। राष्ट्रवाद को कितना, बहुत ही ज्यादा महत्व देते थे। लेकिन जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, ये राष्ट्रवाद की अपेक्षा मानवता को ज्यादा महत्व देते थे, मानववाद को ज्यादा महत्व देते थे। ये सोचते थे कि मानवता सबसे आगे रहनी चाहिए, उसके बाद राष्ट्रवाद होना चाहिए। और इसके अलावा देखिए एक इस चीज से समझ लीजिए कि एक बार बिहार में 1934 में भूकंप आया था, ठीक है। तो वहां पर हजारों लाखों लोगों की जानें चली गई थी। तो उस पर महात्मा गांधी ने क्या कहा था? महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि यहाँ पर जो छुआछूत हमारे देश में प्रचलित है, उस छुआछूत की वजह, वो जो छुआछूत है वो एक पाप है, और इसी पाप की सजा भगवान ने लोगों को दी है, जो भूकंप में लोगों की जान गई थी। तो महात्मा गांधी का जो अस्पृश्यता का आंदोलन था, अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन, तो उसने उस भूकंप को इस तरह से लिया। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बोला कि ऐसा कहीं कुछ नहीं है, इसका वैज्ञानिक तर्क इन्होंने प्रस्तुत किया, ठीक है। और उन्होंने बोला कि जो हम लोग प्रकृति के साथ में क्या करते हैं, अन्याय करते हैं, उसका यह परिणाम है, ना कि छुआछूत का परिणाम, ठीक है। तो इस तरह से इनके विचारों में मतभेद रहा है। देखिए एक और गांधी जी जो थे वो चरखा को ज्यादा महत्व देते थे, लेकिन ये जो थे रविंद्रनाथ टैगोर, ये आधुनिक टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, ठीक है, इस तरह की चीजों पर ज्यादा ये इंपॉर्टेंस देते थे। तो जो एक्चुअली हम संपूर्ण पूरी तरह से अब इसका सार ये निकाल सकते हैं कि जो रविंद्रनाथ टैगोर थे ये एक आधुनिकता के विचार के आदमी थे, जबकि महात्मा गांधी की जड़ें जो थी वो गांवों में बसी हुई थी। वो धीरे धीरे भारत का विकास चाहते थे, लेकिन जो रविंद्रनाथ टैगोर थे ये कहीं ना कहीं भारत के विकास को बहुत ही जल्दी ऊपर ले जाना चाहते थे। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, इन्होंने अपने साहित्य को पढ़ा था और इसके अलावा पाश्चात्य साहित्य को भी इन्होंने पढ़ा था। तो इसलिए ये विचार कहीं ना कहीं, ये विचार देखिए है तो अलग अलग, लेकिन मकसद सभी का एक ही रहा है, चाहे विचार कुछ भी रहे हो, ठीक है। तो ये समझ में आया महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों में क्या मतभेद था। अब देखिए 16 अक्टूबर 1905 में
देखिए आपको ये डेट पता होगी 1905 की। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन कर दिया था, यानी कि बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया था। पहले पूरा जो बांग्लादेश था वो पूरा एक ही था, मतलब पश्चिम बंगाल जो अभी है ये इसका विभाजन नहीं हुआ था। लेकिन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने इसका विभाजन कर दिया, यानी कि भारतीयों के बीच में फूट डाल दी हिंदू मुसलमान के आधार पर। तो देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस विभाजन के बाद जो देश में प्रदर्शन किए जा रहे थे उसमें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। और रविन्द्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में वहां पर बांग्लादेश में रक्षाबंधन, यानी कि बंगाल में रक्षाबंधन का आयोजन किया गया था। सभी लोगों ने जो बांग्लादेश के हिस्से में चले गए थे और जो पश्चिम बंगाल के हिस्से में थे, सभी लोगों ने आपसी भाईचारे का दिखाने के लिए अंग्रेजों को उन्होंने एक दूसरे के हाथों में राखियां भी बांधी थी, ताकि लोगों का जो विचार है वो कहीं बदल ना जाए और जो हमारी एकता है वो बनी रहे। तो इसलिए 1905 में रक्षाबंधन का आयोजन इन्होंने करवाया था 16 अक्टूबर। देखिए अक्टूबर में रक्षाबंधन इन्होंने मनवा दिया था, 16 अक्टूबर 1905 में राखियां बांधी गई थी। तो देखिए ये पहली बार ऐसा हुआ था जब अक्टूबर के महीने में रक्षाबंधन मनाया गया था, ठीक। तो टैगोर के नेतृत्व में ये सब संभव हो पाया था। अब देखिए इसके बाद 1915 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, इनको नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। नाइटहुड की उपाधि क्या है? एक्चुअली नाइटहुड की उपाधि जिनको दे दी जाती है तो उनके नाम के आगे सर लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? सर। जैसे सर रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। 1915 में इनको अंग्रेजों ने क्या दी? नाइटहुड की उपाधि प्रदान की। लेकिन देखिए ये बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति थे जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि को 13 अप्रैल 1919 में जो जालियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था और अंग्रेजों ने हमारे लाखों भाइयों को मारा था, तो उनकी वजह से इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो अब आप लोग सोच सकते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर कितने बड़े देशभक्त थे, कितने ज्यादा इनके अंदर राष्ट्रवादी तत्व कूट कर भरे हुए थे। इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि ही त्याग दी थी क्योंकि अंग्रेजों ने ये उपाधि दी थी और अंग्रेजों ने हमारे देश के लाखों भाइयों को मारा था, इसलिए उन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। बोले कि अपनी नाइटहुड की उपाधि ले जाओ, हमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक। अब इसके बाद देखिए 7 अगस्त 1947 में इनका देहांत हो गया कोलकाता में, ठीक है। 7 अगस्त 1947 में इनका देहांत कोलकाता में हो गया था, जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे 1947 में। तो ये गांधी जी के साथ ही आसपास जन्मे और उन्हीं के आसपास इनकी मृत्यु भी हो गई, ठीक है। तो इसको दोस्तों आप लोग ठीक से समझ लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में यदि आप नहीं जानते हैं तो आपने मान लीजिए कि कुछ नहीं पढ़ा। आधुनिक इतिहास में इनका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने ऐसी ऐसी कविताओं की रचना की थी जिसके माध्यम से डायरेक्ट लोगों में स्वतंत्रता प्राप्ति का एक जो संचार था वो उनके खून में भरने लगा था। उनको इन कविताओं को पढ़कर बहुत ही ज्यादा एनर्जी मिलती थी। अमार सुनार बांग्ला जिन्होंने लिखा था, ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान बन गया है। अमार सुनार बांग्ला मतलब बांग्लादेश की तुलना इन्होंने एक सोने से कर दी थी, ठीक है। तो इस तरह से इसको आप लोग समझ सकते हैं। और ये दोस्तों टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा, ऐसी उम्मीद है मुझे। और तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे और जल्दी ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।